महोदय, जो संस्कृत को आम इंसान उसको डेड लैंग्वेज बोलते हैं। कभी कभी तो बुद्धिजीवी भी, तथाकथित बुद्धिजीवी जो है वो भी संस्कृत को डेड लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये क्या सही है? संस्कृत को डेड लैंग्वेज बोलना चाहिए? आपका चिंतन क्या है इस विषय में? वस्तुतया संस्कृतम एक मृत भाषा नास्ति, डेड लैंग्वेज नास्ति एव। क्योंकि उसमें दो तर्क है। एक, डेड लैंग्वेज ऐसा यूसेज, उपयोग, प्रयोग ऐसा हुआ है जिसका विकास पूरा हुआ है और आगे कुछ विकास रास्ता नहीं है। इस दृष्टि से भी डेड लैंग्वेज ऐसा बोलते हैं। कुछ लोग ऐसा उसका व्याख्यान करते हैं। इस दृष्टि से कुछ वो सही भी हो सकता है, क्योंकि संस्कृत भाषा का ग्रामर, व्याकरण इतना व्यावहारिक तथा सूक्ष्म भी है। इस कारण से आगे उसका और विकास होना नहीं है। इस कारण से ऐसा एक प्रयोग ले सकता है। परंतु अभी जो डेड इति मृत इत्यर्थे, उसका देहांत हो गया, इस दृष्टि से प्रयोग करते हैं तो ये सही नहीं है। क्योंकि अभी भी पूरा भारतवर्ष में हर एक भाषा में संस्कृत शब्दों का प्रयोग यथेष्ट मिलते हैं। उदाहरणार्थ ये तमिल भाषा में इसका बहुत कमी है। फिर भी तमिल भाषा में भी 20-30% संस्कृत शब्द मिल सकता है। एक उदाहरण, कोंचम, किंचित इति स्थाने कोंचम कहते हैं। परंतु किंचित कोंचम दोनों बहुत साम्य है दोनों का। ऐसा है सायंतन है, सुप्रभात है, सुख दुख शरीर, ये सब शब्द तमिल भाषा में भी है, ये सब संस्कृत भी है। ऐसा आगे और हिंदी तथा मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा, वंका इत्यादि अन्य भारतीय भाषाओं में इसका परसेंटेज बढ़ते रहते हैं। वो 20% से 90% तक, 90% तक इसका उपयोगिता अभी मिलता है। तो ये सब संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्दों का उपयोग करता है। और केवल शब्दों का उपयोग नहीं है, व्याकरण भी संस्कृत व्याकरण का अनुसार ये मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा, वंका, ये सब भाषाओं में संस्कृत व्याकरण का ही अनुकरण है। तो इस दृष्टि से भी संस्कृत भाषा मृत भाषा नहीं है, अभी भी व्यवहार में है। केवल ये नहीं है, अभी भी छोटे बच्चे जो जिनके 1 वर्ष का जस्ट संभाषण करने का शुरुआत किया है, ऐसे बच्चों ने भी संस्कृत संभाषण करते हैं। तो क्यों कह सकते हैं ये संस्कृत भाषा मृत है? ऐसा अभी भी 1 करोड़ तक लोग, आम लोग संस्कृत में संभाषण करते हैं। 7-8 गांव है पूरा भारतवर्ष में। ये कर्नाटक में है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, आसाम में एवं अलग अलग प्रांतों में, राज्यों में है। ऐसा गांव है जहां पूरे लोग संस्कृत समझते हैं, कुछ लोग संस्कृत में बोलते हैं। ये सब अभी देखने को मिलते हैं। इस कारण से संस्कृत अभी सजीव भाषा है। केवल सजीव ऐसा भी नहीं है, अत्यंतम क्रियाशील, विकासशील भाषा है, नहीं मृत भाषा। ये हमारा विचार भी है, ये सत्य भी है, हमको देखने को मिलते हैं। संस्कृत के बिना एक पूरा वाक्य भी नहीं कह सकते हैं अन्य भारतीय भाषाओं में। ऐसा संस्कृत भाषा का सजीवता है, ये सच है।
तो संस्कृत मृत भाषा नहीं है, एक मिथक है, ये एक सर। ऐसा ही है कुछ। सेकंड क्वेश्चन है आपसे, वो आज के आधुनिक समय में बच्चों को, साधारण जो कॉमन पीपल है, उसको क्या संस्कृत भाषा सीखना चाहिए? इसका क्या प्रयोजन है, इम्पोर्टेंस क्या है, इसका प्रासंगिकता क्या है? संस्कृत सीखना चाहिए क्या? निश्चयेन अनिवार्य है, ये मेरा मत है। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा से, एजुकेशन विकास का एक मार्ग है। शिक्षा उसके लिए है, केवल जॉब के लिए नहीं है। शिक्षा जॉब के लिए इसी तरह के शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, परंतु मानव विकास के लिए शिक्षा चाहिए। सो विकास क्या है? उसका मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास, बैलेंसिंग, विवेक का प्रकाशन, विवेक सामर्थ्य का विकास, ये ही शिक्षा का उद्देश्य एक्चुअली। सो उसके लिए संस्कृत अध्ययनम अत्यंतम आवश्यकमस्ति। कारणं भगवद्गीता और रामायण, महाभारत केवल ये पर्याप्त है। अन्य अन्य शास्त्र, साहित्य सब है। सब ग्रंथों में ये अंश है, कैसे एक व्यक्ति का आंतरंगिक विकास हो सकता है। अंतरंग मीन्स केवल शरीर नहीं है मनुष्य, हम जानते हैं। मन है, बुद्धि है, उसके भी अंदर ये प्राण और आत्मा है। तो पूरा ये मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, ऐसा अन्य अन्य कोशों का भी विकास के लिए संस्कृत भाषाया विद्यमान साहित्य को पढ़ना है। कारण यह है, एक मन का आनंद होना चाहिए, संतोष। सबकी इच्छा ऐसा है, मैं सदा सर्वदा आनंद का अनुभव मेरा हो। इसके लिए क्या करना है? अच्छा साहित्य को पढ़ना है, शुभांत साहित्यों का अध्ययन करना है। जीवन में ये सर्वनाश नहीं होगा, सदा सर्वदा शुभ चिंतन होना चाहिए। सो रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, इस दृष्टि से चिंतन करना है। अभी कुछ खेद है, संकट है, दुख है, स्वाभाविक है, परंतु सदा सर्वदा दुख ही नहीं होगा, दुख का अंत होगा। आगे अत्यंत संतोषजनक वातावरण भविष्यति होगा ही। इस दृष्टि से अच्छा साहित्य पढ़ने से हमारा अंतःकरण, मन प्रसन्न होगा। एक आशा जीवनम, आशा चिंतनम हमारे लिए मिलेगा। एवमेव हमारी बुद्धि है, बुद्धि डिस्क्रिमिनेटिव पावर है, विवेक। क्या सच है, क्या असत्य है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका एक विवेचन करना है। वो विवेचन शक्ति के लिए कुछ अभ्यास होना चाहिए। वो अभ्यास भी संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन से, केवल भगवद गीता का अध्ययन से भी हो सकता है। उसमें बहुत विवरण है और विश्लेषण भी है। क्या है सज्जन का लक्षण, क्या है दुर्जनों का लक्षण, क्या है। वैसे ये अलग अलग प्रकार का अंतःकरण है। सत्व रज तमो गुणाः, ये सत्व गुण का अर्थ क्या है, सत्व गुण बनाने के लिए क्या क्या करना है, ऐसा अलग अलग प्रकार से इसका विश्लेषण भगवद गीता में मिलता है, महाभारत में मिलता है, ऐसा संपूर्ण अनेक शास्त्र ग्रंथों में भी मिलता है। उसका पढ़ने से हमारा वो विश्लेषणात्मक बुद्धि का विकास स्वाभाविक रीति से होगा। सो अंतःकरण का विकास, मनोमय कोश का, ऐसा विज्ञानमय कोश का भी विकास के लिए संस्कृत भाषा शास्त्र का अध्ययन स्वाभाविक
ऐसा अनिवार्य भी है। केवल ये भी नहीं है, मनुष्य दुखी नहीं है। मनुष्य का, व्यक्ति का स्वरूप आनंद है। ये भारतीय विचार का आधार है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत इति अस्ति। तो हम बड़े हैं, नीच नहीं है। तो वो विचार, मैं सच हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं आनंद हूं, इस दृष्टि से इसका विचार बढ़ाने के लिए भी संस्कृत भाषा, संस्कृत साहित्य, उसमें विद्यमान अन्य अन्य स्तोत्र, ऐसा काव्यों का भी अध्ययन करना अवश्य है। ऐसा विद्या से ज्ञान प्राप्त करने के लिए संस्कृत अध्ययन अत्यंतम आवश्यक है। केवल एक अंश भी इसमें जोड़ने के लिए मैं चिंतन करता हूँ, वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा। अभी संपूर्ण विश्व में ज्ञान के बारे में विचार चलता है। किसके पास ज्ञान है उसका स्तर बड़ा होगा, स्वाभाविक है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान ये सब है। केवल मटेरियल वस्तुओं का, ये मटेरियल लोक का, विश्व का ज्ञान केवल नहीं है, उसका अन्य अन्य स्तर भी है। और जैसे बुद्धि के बारे में, जीवन का लक्ष्य क्या है इसके बारे में, एवं सदा सर्वदा मस्त रहना है, इसके लिए क्या 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 करना है, इसके बारे में भी विचार करना, वो भी ज्ञान है। तो केवल मटेरियल नॉलेज नहीं है, और इनर नॉलेज भी है। ये दोनों के लिए भी संस्कृत साहित्य में यथेष्ट सामग्री उपलब्ध है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा, इसका अवगमन के लिए संस्कृत के बिना अन्य रास्ता नहीं है, क्योंकि हजारों वर्षों का भारतीय इतिहास संस्कृत भाषा में है। आयुर्वेद, योग, वेदांत, वास्तुविद्या, खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र, ऐसा अलग अलग विभाग जो है ज्ञान का, ये सब संस्कृत भाषा में मिलते हैं। इसका अवगमन के लिए भी संस्कृत का अध्ययन स्वाभाविक होना चाहिए, अनिवार्य भी होना चाहिए। धन्यवाद। ये तो जो सुन रहा है उसको समझ में आया है। ये मुझे भी आशा है कि संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए, सबको क्यों जानना चाहिए इसको। तो इसके बाद अगर कोई चाहते भी है संस्कृत को पढ़ने के लिए, तो वो सोचते हैं तो बहुत कठिन है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कठिन है, इसको कैसे पढूं। इसको पढ़ने से क्या होता है ना, कभी कभी उसका दांत भी तो होता है, वो हाँ उसका ऐसे बोलते हैं बहुत कठिन है, इसको कैसे पढूं, तो बहुत कठिन है। तो इसके बारे में ये संस्कृत क्या असल में ही कठिन है क्या? वस्तुतया संस्कृतं कठिनं नास्ति, अतीव सरलम अस्ति। पश्यतु, जो मैंने कहा ये पूरा हिंदी है और संस्कृत भी है, परंतु उसमें क्या है, भाषा इत्युक्ते व्याकरण, ये मन में आता है। वो इस दृष्टि से देखेंगे तो संस्कृत व्याकरण तो बहुत गहन विषय है ही। संस्कृत भाषा का व्याकरण ये सच है। इस दृष्टि से देखेंगे तो संस्कृत व्याकरण का अध्ययन साल क्या है, एक जन्म भी पर्याप्त नहीं होगा संपूर्ण संस्कृत व्याकरण शास्त्र का अध्ययन के लिए। परंतु संस्कृत भाषा अतीव सहज है, स्वाभाविक है। इसके लिए संस्कृत भारती का एक प्रयोग है संभाषण शिविर। संभाषण से भाषा पढ़ना है, व्यवहार से भाषा पढ़ना है। तो मम नाम नंदकुमारः, भवतः नाम किं, तद् किम्, एतत् किम्, अहं गच्छामि, अहं खादामि, अहं पश्यामि, एवं सामान्य प्रयोग सर्व संस्कृत भाषा में करते करते हम पढ़ेंगे तो आसान से ये केवल 20 घंटे के अंदर सब भारतीय संस्कृत स्वाभाविक रूप से पढ़ सकते हैं। ये हमारा अनुभव है। केवल
1981 से ये संभाषण आंदोलन, ये संभाषण मूवमेंट, स्पीक संस्कृत मूवमेंट का आरंभ हुआ है, संस्कृत भारती संस्कृत भारती का। इसके अंदर अभी 2023 चल रहा है ना, इसके अंदर 1-2 करोड़ के आसपास लोग संस्कृत में बातचीत करते हैं। केवल भारतवर्ष में नहीं है, अभी 26 देशों में, विदेशों में, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, गल्फ कंट्रीज में है, मॉरिशस में है, बाली में है, एवं अलग अलग देशों में भी संस्कृत संभाषण करने वाले भी हैं, संस्कृत निरंतर पढ़ाते हैं। ऐसा ये संभाषण मूवमेंट, ये आंदोलन चल रहा है। ये सब ऐसा इसका संदेश ये है, संस्कृत पढ़ना अत्यंत सहज है, सरल है। सब लोग केवल 20 घंटे, एक दिन भी आवश्यक नहीं है, केवल 20 घंटे के अंदर संस्कृत पढ़ सकते हैं। इसके अर्थ निकलता है कि संस्कृत भाषा के भी 2 रूप होता है, एक सिंपल, एक सरल रूप और एक कठिन रूप। ऐसा है क्या? सत्यम। एक है ग्रांधिक भाषा, अच्छा, जिसमें पुस्तक सब लिखते हैं, इंग्लिश में भी है। हाँ, सब में है। अन्य व्यावहारिक भाषा, हाँ, हाँ, यूसेज, जो साहित्य का भाषा जो थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन जो बोलचाल की भाषा है स्वाभाविक, संस्कृत में भी वही ऐसा ही है। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। व्यावहारिक भाषा, ग्रांधिकी भाषा, ऐसा 2। लेकिन लोगों का कंसेप्ट होता है कि संस्कृत तो बहु कठिनम, संस्कृत कठिन है। ये सच नहीं है, सच नहीं, ये मिथ्या है, मिथ्या है। इसका कारण ये भी है, यह इस संस्कृत भाषा की व्यवहारिक स्वरूप का परिचय भी कम है, इस दृष्टि से भी है। सबके मन में ऐसा है, संस्कृत में ग्रांधिकी भाषा केवल लाइब्रेरी में मिलता है, ये है। इस दृष्टि से कुछ कष्ट दिखता है, और ये लिपि को पढ़ना है और ग्रंथों को समझना है, थोड़ा तकलीफ होगा। परंतु व्यवहार में ये लिपि का भी विषय नहीं है, केवल संभाषण करेंगे। वो शब्द संपूर्ण भारतीय भाषाओं में संस्कृत शब्द यथेष्ट मिलते हैं ये, तो इसका उपयोग करेंगे, प्रयोग में करेंगे तो अत्यंत सरल सहज रूप से संस्कृत पढ़ सकते हैं। जैसे आपने बोला, मम नाम नंदकुमार, नंदकुमार, भवतः नाम किम? मम नाम विप्लवः। उत्तमम्, एवमेव। तो ये सरल ही है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते।